हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैप्स आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी तक हमने क्या किया था कि हिंदी का हम जो पहले पार्ट में हम लोग स्वर पढ़ चुके थे, इस पार्ट में हम लोग व्यंजन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो व्यंजन जैसे आपकी हेडिंग डली है कि व्यंजन कहते किसे हैं, तो व्यंजन किसे कहते हैं। तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो आप इसमें हेडिंग लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे व्यंजन की कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। बिना स्वर वाले व्यंजन में हलंत लगा होता है। बिना स्वर वाले व्यंजन में क्या लगा होता है, हलंत लगा होता है। हलंत कैसे लगता है, जैसे मैंने ये लिख दिया का के नीचे क्या लगा, ये हलंत, जिसे आधा व्यंजन भी कहते हैं। अब इस का को क्या कहते हैं, हम आधा व्यंजन कहते हैं। सामान्यतः प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर मिला होता है। सामान्यतः अगर आपका ये व्यंजन है, ये लिखा है का, तो इसमें आ व्यंजन क्या हुआ है, आ स्वर पीछे लगा हुआ है। जैसे का आधा है और फिर इसमें आ लगा है, इन दोनों से मिलकर क्या बन गया है, पूरा का बन गया है। अब व्यंजन देखते हैं कि व्यंजन होते क्या हैं। तो सबसे पहले देखेंगे व्यंजन आपका लिखा है, तो ये का क्या है, व्यंजन है। अब इस का को क्या कह सकते हैं, इस का को हम कह सकते हैं क्या, ये व्यंजन है। व्यंजन के साथ ये क्या है, ये वर्ण भी है। क्या है, ये वर्ण है। लेकिन क्या हम इस आधे का को क्या वर्ण कह सकते हैं? हाँ, इसे भी हम वर्ण कह सकते हैं और व्यंजन कह सकते हैं। लेकिन इसे क्या नहीं कह सकते हैं, इसे हम अक्षर नहीं कह सकते हैं। इसे क्या नहीं कह सकते हैं, अक्षर नहीं कह सकते हैं। और इसे क्या कह सकते हैं, इसे ये अक्षर भी है, वर्ण भी है और व्यंजन है, लेकिन ये आपका अक्षर नहीं है। इसी प्रकार आपका ये आ लिखा है, आ को क्या कह सकते हैं, आ को हम स्वर कह सकते हैं। स्वर के बाद इसे हम क्या कह सकते हैं, वर्ण कह सकते हैं, लेकिन इसे हम क्या कह सकते हैं, अक्षर नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अब परंपरागत रूप से आप लोग देखेंगे कि व्यंजन परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या होती कितनी है। तो आप जैसे व्यंजनों की कुल संख्या देखेंगे, तो व्यंजनों की कुल संख्या होती है आपकी क्या, व्यंजनों की कुल संख्या। क्या करेंगे, व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, कुल संख्या होती है आपकी कितनी, 39। इसमें से आपके क्या होते हैं, 25 जो व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। यानी जिन व्यंजनों को बोलने पर आपकी जीभ या जीभा कहीं ना कहीं स्पर्श करेगी, ऐसे व्यंजन कितने होते हैं, ये आपके कितने होते हैं, 25 होते हैं। इसके बाद आते हैं क्या कि अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन आपके कितने होते हैं, ये होते हैं आपके 4। इसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं आपके, ये भी कितने होते हैं, 4। इसके बाद आता है आपका संयुक्त व्यंजन। कौन सा, संयुक्त व्यंजन। तो ये संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं आपके, ये भी कितने होते हैं, 4। तो आपके व्यंजनों की कुल संख्या 39 होती है, जिसमें से स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके 2 व्यंजन कौन से होते हैं, द्विगुण व्यंजन। 2 व्यंजन होते हैं द्विगुण व्यंजन। ठीक है, और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या क्या है, आपसे पूछ लिया जाए परंपरागत व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की क्या संख्या, तो इसकी संख्या आप लोग कितनी बताएंगे, कितनी है, 33। कहाँ से लेके, का से लेकर कहाँ तक,
हा तक। ये परंपरागत रूप से आपके व्यंजनों की संख्या है। अब हम देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण। तो जैसे आपका ये लिखा है, ये व्यंजनों का वर्गीकरण आपका लिखा हुआ है। तो इस पहले वर्ण को क्या कहते हैं, यहाँ से जो आपके यहाँ से ऊपर से लगा के ये माँ तक, ये जो 25 वर्ण हैं इन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर वाला आपका क्या है, ये है आपका का वर्ग। क्या है, का वर्ग। और ये कौन सा है, चा वर्ग। ये कौन सा है, टा वर्ग। ये ता वर्ग, ये पा वर्ग। ठीक है, इन सबको क्या कहते हैं, इस टा वर्ग को क्या कहते हैं, ता वर्ग को हम कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। ता वर्ग को क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। और ये जो आपके पंचमा अक्षर है इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम अनुनासिक या अनुनासिक कहते हैं या पंचम अक्षर कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं हम पंचम अक्षर या अनुनासिक। ठीक है, इसके बाद आता है आपका या, रा, ला, वा। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। क्या, अंतस्थ व्यंजन। और इसके जो नीचे हैं सा, सा, हा, सा, हा, इन्हें कहते हैं हम ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। या और वा को क्या कहते हैं, अर्धस्वर। ठीक है, रा को कहते हैं हम लुंठित वर्ण और ला को कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, इसके बाद आप लोग नीचे आएंगे तो ये वर्ण दिया है छा, त्रा और ज्ञा। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं संयुक्त। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम संयुक्त व्यंजन। ये दो वर्णों के मेल से बना हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और ये आपके जो दो अक्षर हैं डा और ढा, इसे कहते हैं हम क्या, द्विगुण व्यंजन। क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं द्विगुण व्यंजन। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब देख लेते हैं हम क्या, व्यंजनों के प्रकार। तो दिया है व्यंजनों के प्रकार। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन की या वर्गीय व्यंजन किन्हें कहते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी भाग को छूकर निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये क्या होते हैं, 25 होते हैं। हमने पढ़ा है अभी कौन कौन से होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग। कितने हो गए, 25। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, 25 हो गए। इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर व व्यंजनों के बीच होता है, किसके, स्वरों व व्यंजनों के बीच होता है, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। ये कौन कौन से हैं, या, रा, ला, वा। इसमें या और वा, इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम अर्धस्वर। क्या, इन दोनों को कहते हैं अर्धस्वर। ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से व्यंजनों को हम अर्धस्वर कहते हैं। तो या और वा को अर्धस्वर कहते हैं। रा को क्या कहते हैं, रा को कहते हैं हम लुंठित वर्ग। क्या कहते हैं, लुंठित वर्ण। और ला को क्या कहते हैं, ला को कहते हैं हम क्या, पार्श्विक। क्या, पार्श्विक। ठीक है, या किससे बोला जाता है, या का वर्ग होता है तालव्य और उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। रा का वर्ग होता है क्या, दंतमूल और मसूरा से बोला जाता है। ला का वर्ग भी होता है वरस्य, बत, रस्य। दंतमूल या मसूरा से बोला जाता है। वा किससे बोला जाता है, दंतुष्ट, ऊपर के 2 दांत और निचले का होंठ,
यानी इनकी सहायता से बोले जाते हैं। इसके बाद आता है क्या हमारा ऊष्म और संघर्षी व्यंजन। तो इसमें देखेंगे कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के किसी स्थान पर रगड़कर या खिसक कर निकले, ऊष्मा या गर्मी पैदा करे, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। कौन कौन से? सा और हा। तो ये पहला सा है, इसे किससे बोला जाता है? तालु से। दूसरे सा को मूर्धा से। और ये आपका कौन सा है? तीसरा सा दंत सा। और हा को क्या बोला जाता है? स्वर या यंत्र या कंठ के भीतर से। इस हा को क्या कहते हैं? इस हा को कहते हैं हम काकल्य व्यंजन। क्या? काकल्य व्यंजन या काकल्य वर्ण। हा को क्या कहते हैं? काकल्य व्यंजन या काकल्य वर्ण कहते हैं। तो यहाँ तक ऊष्म व्यंजन हो गए। इसके बाद देखेंगे हम क्या? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन होते क्या हैं? अब ये दिया है आपको संयुक्त व्यंजन। जो व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलकर बना होता है उससे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में ये कितने होते हैं? 4 होते हैं, जैसे आपको दिया है। अब आप देखेंगे कि ये छा है, ये किस किस से बना है? तो ये आधा का किससे मिलके बना है? आधा का। और किससे मिलके बना है? सा। 2 वर्णों से मिलके बना है, आधा का आधा सा। ठीक है। ऐसे ही ये त्रा बना है किससे? आधा ता और आधा रा। फिर इसके बाद क्या आ जाता है? दोनों के बाद आ। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या लगा है? आ। ठीक है। तो ये 2 वर्णों के मेल से बना है। ऐसे ही जा। तो जा को क्या होता है? आधा जा और इसके बाद आ जाता है आधा या। और ये इसरा किससे बना है? आधा सा और इसके बाद क्या बना है? रा। ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि जैसे आपको दिया जाता है ये श्रृंगार। तो ये श्रृंगार क्या है? ये गलत है। इस श्रृंगार को कैसे लिखेंगे? श्रृंगार आपका ऐसे लिखा जाता है। क्या? री की मात्रा लगी होती है। ये क्या लगी होती है? नीचे ये री की मात्रा। तो श्रृंगार कौन सा सही है? ये वाला श्रृंगार हमारा सही है। ये रा वाला श्रृंगार हमारा क्या है? गलत है। ये वर्तनी शुद्धिकरण में आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम उत्क्षिप व्यंजन। तो जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पष्ट करे और फिर झटके के साथ नीचे को आए, उत्क्षिप व्यंजन कहते हैं। जैसे टा, देखिए सबसे पहले ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। टा उच्च वर्ण भी कहते हैं इन्हें, और द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। जैसे डा, ढा किससे बोला जाता है? ये मूर्धा से बोला जाता है। ये यूपी टेट में भी आया था। यूपी टेट जो आपका 23 तारीख को पेपर हुआ था उसमें भी आया था कि डा का उच्चारण स्थान क्या है? तो क्या था? उसमें मूर्धा था। ठीक है। और ये क्या है? ये हिंदी के नवीन विकसित व्यंजन हैं। ये संस्कृत भाषा में नहीं थे। यानी ये हिंदी के क्या है? नवीन विकसित व्यंजन हैं। ये कहाँ थे? संस्कृत भाषा में पहले नहीं थे। इन्हें नवीन व्यंजन है और अभी अभी जोड़ा गया है। अब करेंगे आप लोग वर्णों का वर्गीकरण। तो वर्गों का वर्गीकरण हम क्या कर सकते हैं? 2 प्रकार से वर्गों का वर्गीकरण होता है। एक तो घोष तत्व के आधार पर, एक प्राण तत्व के आधार पर। वर्णों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से, घोष तत्व के आधार पर और प्राण तत्व के आधार पर। अब आपको पहली हेडिंग डालना, उसमें लिखना है घोष तत्व के आधार पर। घोष तत्व यानी घोष का अर्थ क्या होता है? स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन। घोष का अर्थ क्या होता है? स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन। तो इसमें आपके 2 प्रकार के होते हैं, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। ठीक है। अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन या घोष व्यंजन। अब अघोष व्यंजन कहते किसे हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में, इसमें हेडिंग लिखेंगे और परिभाषा लिख रहे हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में
कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे लिखेंगे, जैसे आप लोग लिख लेंगे क्या कि हर वर्ग का, किसका, हर वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा, पहला और दूसरा व्यंजन, ठीक है, पहला और दूसरा व्यंजन और तीनों सा, क्या, सा, सा और सा, ठीक है। इसकी ट्रिक याद कर लेंगे। ट्रिक क्या है? ट्रिक है अघोष एक दो सा, अघोष एक ढोसा, अघोष, अघोष एक दो और सा, यानी तीनों सा आ जाएंगे, ठीक है। अब ये पहला वर्ण दिया है यानी पहला अक्षर यानी का, दूसरा अक्षर यानी खा, ठीक है। ये पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, ये क्या है आपके अघोष हैं। और सघोष में क्या लिखेंगे? जिन व्यंजनों के उच्चारण में, परिभाषा लिखेंगे, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन होता है उन्हें हम सघोष या घोष व्यंजन कहते हैं। अब इसमें लिखेंगे कि हर वर्ग का, किसका, हर वर्ग का, हर वर्ग का 3, 4 और 5वां व्यंजन और व्यंजन, 5वां व्यंजन, और इसी में आ जाता है क्या, अंतस्थ व्यंजन। क्या आ जाएगा इसी में? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के बाद क्या आ जाएगा आपका? इसी में आ जाएगा आपका क्या, हा, ठीक है। तो अघोष व्यंजन उन्हें कहते हैं जिनमें क्या होता है, स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, कंपन नहीं होता है। और सघोष व्यंजन में क्या होता है या घोष व्यंजन में क्या होता है, इसमें स्वर तंत्र में क्या होता है, कंपन होता है। और अघोष व्यंजन क्या है, आपके हर वर्ग का, यानी स्पर्श व्यंजन में हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, यानी का, खा, चा, टा, हैं, ये आपके पहले दूसरे वर्ण और तीनों सा, सा, हा, मूर्धन्य सा, तालु सा और दंत सा, ठीक है। और हर वर्ग का सघोष में क्या कहते हैं कि हर वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, यानी 345 अंतस्थ और हा, और इसी में क्या आ जाते हैं, इसी में स्वर आ जाते हैं आपके। अब आएंगे प्राण तत्व के आधार पर। अब क्या करना है, हमें करना है प्राण तत्व या काकल्य के आधार पर। यहाँ प्राण का अर्थ है हवा या सांस से। अब अल्प प्राण में क्या है आप देख सकते हैं, देखिए सीधी सी बात है, वो आपको परिभाषा कहाँ दिख रही है, आपको परिभाषा शब्द में दिख रही है, अल्प प्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अल्प प्राण, अब प्राण का मतलब है हवा, यानी अल्प हवा। कैसे? अल्प माने कम और प्राण माने हवा, तो क्या हो जाएगा, अल्प हवा यानी कम हवा निकली। महा यानी ज़्यादा, और प्राण माने आपको दिया है कि हवा या सांस, तो क्या होगा कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकली उन्हें महाप्राण, और जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम, क्या हो, कम हवा निकली या सांस, तो उसे कहते हैं अल्प प्राण। अभी होते क्या हैं इन्हें भी देख लें, ठीक है। हेडिंग क्या लिख लेंगे, पहले में आप लोग लिख लें, देखो, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या निकले, मुख से क्या निकले, मुख से कम हवा निकली, क्या निकले, कम हवा, उन्हें क्या कहते हैं, अल्प प्राण। और मुख से ज़्यादा हवा निकले, क्या निकले, मुख से ज़्यादा हवा निकले, उन्हें क्या कहते हैं, ज़्यादा हवा निकले उन्हें कहते हैं महाप्राण। अब अल्प प्राण क्या होता है, तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन व अंतस्थ व्यंजन, क्या होगा, व अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। और महाप्राण में क्या हो जाएगा, हर वर्ग का 2, 4 व ऊष्म व्यंजन, क्या हो जाएंगे, ऊष्म व्यंजन, ठीक है।
ऊष्म व्यंजन। ठीक है। और अल्प प्राण में आपके स्वर भी आ जाते हैं, स्वर जैसे आ ई ओ या क्या है, कम हवा निकल रही है तो इसमें क्या हो जाते हैं, स्वर हो जाते हैं। आपको सीधे याद रखना है कि अल्प प्राण 135, महाप्राण 24 और ऊष्म 135 अंतस्थ और 24 ऊष्म। ठीक है। इसके बाद आएंगे हम, क्या है आपका दिया है अयोगवाय। तो अयोगवाय क्या होते हैं कि परंपरा के आधार पर, क्या होते हैं, परंपरा के आधार पर अंग और आहा को स्वरों के साथ रखा जाता है। इनका उच्चारण व्यंजनों की भांति आ स्वर के साथ होता है, इसलिए इन्हें स्वर से अलग माना जाता है। किंतु ये व्यंजनों के लिए उच्चारण वहन करते हैं, अतः इनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए अयोगवाय कहा जाता है। अयोगवाय को स्वर व व्यंजन के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि अयोगवाय को क्या कहा जाता है, स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है। जैसे अंग और आहा को अनुस्वार, अंग को अनुस्वार और आहा को विसर्ग कहते हैं। अब देखिए स्वर में तो देखिए अंग तो स्वर में तो इसका यूज हो ही रहा है, लेकिन हम व्यंजनों में इनका कैसे यूज कर सकते हैं। तो व्यंजनों में गुरु ऐसे यूज होता है, जैसे अपन लिख देते हैं का और अंग की बिंदी से क्या हो जाता है, कंग हो जाता है कि नहीं, कंग और कहा। तो देखिए अब यहाँ आपका स्वर नहीं, ये उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन व्यंजनों का भी क्या कर देते हैं, उच्चारण कर देते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आप लोग को पढ़ना है क्या, नव निर्मित ध्वनियाँ या विदेश से आगत ध्वनियाँ या ग्रहित ध्वनियाँ, इन्हें क्या कहते हैं, आगत ध्वनियाँ। ठीक है। आगत ध्वनियाँ कहते हैं और इन्हें कहते क्या है, आगत व्यंजन कहते हैं। ठीक है। तो आपको दिया है कि उर्दू भाषा के शब्दों का सही सही उच्चारण देने के लिए कुछ व्यंजनों को, जैसे का, खा, जा, फा, इनके अंदर ये नुक्ता लगा है, क्या लगा है, नुक्ता, ये नीचे बिंदी लगा है। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी क्या हैं, कितने हैं, 5 हैं। ये क्या है, आगत व्यंजन है। ठीक है। तो आपको लिखा है कि इनके बीच नुक्ता लगा होता है, आगत व्यंजन कहते हैं। अब इन्हें समझना है। जैसे आपको कोई शब्द दिया जाता है, कैसे, जिंदगी, क्या है, जिंदगी। ठीक है। तो ये देखिए जा के नीचे नुक्ता लगा है। ऐसे ही आपको क्या लिखा जाएगा, गजल, क्या, गजल। देखिए गा के नीचे नुक्ता और जा के नीचे नुक्ता। ऐसे ही आपको क्या लिखा जाएगा, ख्वाब। ठीक है। तो खा के नीचे नुक्ता आएगा, वाह आ जाएगा, आ गया ना, ख्वाब। ठीक है। अब देखिए ऐसे ही लिखे जाते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। क्या हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वो कैसे होता है, जैसे हम लिख देते हैं जरा, क्या लिख देते हैं, जरा। अब इस जरा का मतलब क्या होता है, इस जरा का मतलब ये एक ऊपर वाला जरा है और एक जरा आपने ये लिख दिया, ये बिंदी लगा दी और ये जरा लिख दिया। तो ऊपर वाला हिंदी का है और नीचे वाला उर्दू का है, लेकिन हिंदी में चलता भी है। तो ऊपर वाले का हो जाता है क्या, वृद्ध, क्या होता है, वृद्ध अवस्था। जरा का क्या हो जाता है, वृद्ध अवस्था। और नीचे वाले जरा का क्या हो गया, इसका मतलब हो गया तनिक या थोड़ा। ठीक है। तो ये अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ये वर्तनी शुद्धिकरण में अगर आप लोग इस जरा का मतलब ये क्या होता है, तनिक या थोड़ा, ऊपर वाले जरा का होता है अवस्था है, ये वृद्ध अवस्था है वो। तो ये क्या हो गया आपके आगत व्यंजन। इसके बाद आते हैं आगत स्वर। तो आगत स्वर क्या कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में कुछ शब्दों का सही सही उच्चारण देने के लिए देवनागरी में लिखते समय अ या चांद, अर्धचांद का प्रयोग होता है, जिसे हम आगत स्वर कहते हैं। अब कैसे होते हैं आगत स्वर और इसका कैसे यूज होता है। ठीक है। देवनागरी भाषा में यूज होता है। जैसे आप लोग लिख देते हैं क्या, आ का यूज कर रहे हैं तो डॉक्टर, क्या लिखते हैं, डॉक्टर। डॉक्टर ऐसे थोड़ी ना लिखते, क्या लिखते हैं, डॉक्टर। इसके बाद क्या करते हैं आप लोग, लिखते हैं कॉलेज, ऐसे कॉलेज लिखते हैं, ओ की मात्रा नहीं लगाते हैं, सिर्फ ये आ लगा देते हैं, चांद बिंदु तरह की वजह, तो उसे क्या कहते हैं, कॉलेज कहते हैं। तो ये क्या है, आगत स्वर है। आपने आगत व्यंजन पढ़ लिए।
आ का स्वर पढ़ लिए। ये आपको समझ में आया अच्छे से कि नहीं आए? आ गए, आ गए। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या, द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन कहते किसे है? जब किसी शब्द में किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति लगातार होती है वहाँ द्वित व्यंजन होता है। कैसे? जैसे आपने लिखा क्या, हल्ला, हा अब्दुल्ला ला बड़ल्ला, हल्ला। तो इसमें देखिए आपके ये दो व्यंजन हैं, लगातार इनका यूज हो रहा है। आपको दिया है कि एक ही व्यंजन की आवृत्ति लगातार हो, वहाँ द्वित व्यंजन होते हैं। तो देखिए दोनों की आवृत्ति हुई लगातार कि नहीं हुई? अब इसे हम तोड़ेंगे कैसे? हा अद्दा हा, फिर इसके बाद आएगा आ, फिर इसके बाद आएगा क्या, आदा ला, फिर इसके बाद आएगा क्या, आदा ला, फिर क्या आएगा, आ। इसको तोड़ दिया, हल्ला। तो ये दो व्यंजन आपके देखिए एक साथ लगातार आए। इसके बाद आप लोग लिखेंगे क्या, सज्जन। तो इसे भी आप लोग तोड़ देंगे, ठीक है, इसे भी आप लोग तोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, सा, आधा सा, फिर आ, इसके बाद आएगा आधा जा, फिर इसके बाद भी आएगा क्या, आधा जा, फिर इसके बाद आएगा आ, फिर इसके बाद आएगा ना, फिर इसके बाद क्या आएगा, आ। क्या हो गया, सज्जन हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप क्या लिखेंगे, दिल्ली। तो दिल्ली को भी, ये भी क्या है आपका द्वित व्यंजन है, इसे भी आप लोग तोड़ लेंगे, ठीक है। और क्या ये आप ऐसे सत्य लिख देंगे, क्या ये द्वित व्यंजन है? देखिए ता और या ये दोनों सेम वर्ड थोड़ी ना है, इनकी आवृत्ति हो ही नहीं रही है, तो ये है ही नहीं। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि कोई आपको व्यंजन दिया जाएगा, इसमें अकारांत, इकारांत, ओकारांत, इकारांत, उकारांत, ये क्या होते हैं? तो देखिए मैं आपको एक व्यंजन देता हूँ या एक शब्द लिखकर बताता हूँ हैं कि कौन सा है। जैसे आपको कोई शब्द दिया है क्या, जैसे हम लिख लेते हैं क्या, पहला, लिख लिया पहला। तो ये कौन सा रांत है? तो ये हमें पता है कौन सा रांत है, आकारांत है। कैसे पहचाना? अब इस पहला को आप एक बार तोड़िए तो क्या आ जाएगा, आधा पा, फिर आ, फिर आधा हा, फिर आएगा छोटा आ, फिर आएगा क्या, ला आधा, फिर क्या आएगा, आ बड़ा आ। तो ये क्या है, ओकारांत है। ये क्या है, ये क्या है, आकारांत, ये वाला है, ठीक है। इसके बाद हम लिख देते हैं क्या, मोहन। तो देखिए इसका अंत कहाँ से हुआ है, ये ना के बाद क्या है, आधा ना, फिर इसके बाद क्या आया लास्ट में, आ, यानी अंत किससे हो रहा है, आ से। तो ये क्या हो जाएगा, ये आकारांत हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे किसी शब्द को लिखा है कभी, तो ये सबसे लास्ट का वर्ण क्या है आपका, वा आएगा, फिर इसके बाद छोटी ई आएगा, यानी ये क्या है, इकारांत। इकारांत, आकारांत, इकारांत। यदि आप बड़ी की लगाते, रवि लिखते तो उसका हो जाता है इकारांत। यदि लास्ट में जैसे आप कोई शब्द लिख देते, ये तो समझ में आ गया, जैसे आप लिख देते क्या, बचाओ, क्या, बचाओ, तो लास्ट में आपका ये शब्द क्या है, ओ, तो ये क्या हो जाएगा, ओकारांत। क्या हो जाएगा, ओकारांत। तो आकारांत, इकारांत समझ में आ गए। अकारांत यानी जिस शब्द से अंत हो उसी को, वही क्या होगा, कारांत होगा। यदि ई से अंत हो रहा है तो इकारांत, आ से हो रहा है तो आकारांत, ऊ से हो रहा है तो उकारांत, यही होगा, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम शब्द। शब्दकोश में वर्णमाला का स्थान, ठीक है, यह शब्दकोश में वर्णों का स्थान। अब शब्दकोश में वर्णों का स्थान देखना है कि किस तरीके से आपका वर्णों का स्थान होता है। तो आप देखेंगे, आप तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें आपको लिखना है, ऐसे छोटी से लिख के जाएंगे अंग। इसका शब्दकोश में सबसे पहले क्या होगा, स्थान होगा। फिर इसके बाद किसका होगा, आहा का शब्दकोश में, फिर होगा आ का, फिर आ बड़ा आ का, फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई, फिर ऊ, फिर ऊ, फिर री, ठीक है, फिर होगा ए, फिर आई, फिर ओ, फिर क्या होगा औ, ठीक है। ये शब्दकोश में आपका स्थान है।
अंग, हा, का, आ ई उ री ए ऐ ओ। ठीक है, ओ औ। अब ऐसे ही ये तो स्वरों का हो गया, ऐसे ही हम करेंगे किसका, व्यंजन का। तो व्यंजन का सबसे पहले क्या करेंगे, का। ठीक है, अब का वर्ण के बाद आपका क्या आता है, ये का के बाद क्या आएगा, छा आएगा, क्योंकि छा किससे बना है, छा किससे बना है, का और सा से बना है। किससे बना है, का और सा से बना है। छा बना है कि नहीं बना है। तो इस का के बाद इस छा का आएगा, उच्चारण होगा। ठीक है, ऐसे ही हम का, खा, गा लिखते जाएंगे, ऐसे ही ऐसे जाएंगे, आगे आएगा क्या, जा। जा के बाद क्या होगा आपका, ज्ञा आएगा, फिर आएगा आपका दा। ठीक है, ऐसे ही लिखते जाएंगे तो डा के बाद डा आएगा और ढा के बाद ढा आएगा, और ता तक पहुंचेंगे तो ता के बाद किसका स्थान होगा, त्रा का स्थान होगा। ठीक है, ऐसे ही लिखते जाएंगे तो आगे क्या आ जाएगा आपका, ये सा। तो इस सा से आपका किसका स्थान आएगा, स्रा का। अब आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे किसी शब्द का उच्चारण होता है तो उसके बाद किसका आता है। जैसे आपको एक प्रश्न दे दिया जाए कि आपको दे दिया जाए कि शिक्षक, ये स्थान तो आपने लिख लिया होगा। ऐसे ही का लिखते जाएंगे, जो आपके संयुक्त व्यंजन थे, मैंने आपको देखिए गुरु संयुक्त व्यंजन बताए थे, कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन सा, 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन सा, छा, त्रा, ज्ञा और ये स्रा। ठीक है, तो ये किससे बना है, ये का और सा से बना है। ठीक है, ये किससे बना है, ये ता और आधा रा, इन दोनों से बना है। ठीक है, और ये किससे बना है, ये जा, आधा जा और या, इससे बना है। ये किससे बना है, ये सा और किससे बना है, रा, आधा रा। ठीक है, तो अब आपका जैसे ही आपसे शब्दकोश में वर्णों का स्थान पूछे तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, का वर्ग लिखा जाएगा। ठीक है, का लिखा जाएगा, का पे बिंदी आएगी, कंग, कहा, जो अभी आपको लिखा है, कंग, कहा, का बड़ा का में छोटी की, का में बड़ी की, का में छोटा को, का में बड़ा को, का में के, कई, को, कऊ, कंग, के, कई, कऊ, और का में आऊ की कऊ। ठीक है, का में आऊ की कऊ। इसके बाद आपका आएगा क्या, इसके बाद आपका आएगा क्या, छा। ये आएगा छा, छा पे अंक की बिंदी आएगी, आहा की आएगी, ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा छा में आऊ की छऊ तक, और इसके बाद आएगा आपका क्या, आधा छा। ठीक है, तो ये आपके जो ये त्रा है, ये किसके बाद आएगा, ता के बाद आएगा त्रा, और जो आपकी प्रक्रिया पहले लिखाई है वही आएगा। अब आप एक प्रश्न लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आपको 4 वर्ण दिए हैं, क्या, शिक्षक, शिक्षक दिया है। इसके बाद बी में है आपका क्या, वर्तमान, वर्तमान। सी में क्या है, सी में दिया है आपको ज्ञान, और डी में क्या दिया है आपको, मिश्रण, क्या दिया है, मिश्रण। तो ये निकालेंगे आप लोग। अब इसमें आपको स्थान बताना है कि शब्दकोश में वर्णों का स्थान क्या आएगा, तो ये स्थान बताना है। तो आप लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपका इसमें से वर्ण क्या आएगा, देखिए सा, ये सा किसके बाद आता है, ये सा तो पूरी वर्णमाला में जब अपन क्या पहुँचते हैं, उसमें व्यंजन और संयुक्त व्यंजन में पहुँचते हैं तब आता है। इसके बाद ये वा किसके बाद आता है, वा, तो ये क्या इसके बाद आता है, ये ब, ये अंतस्थ व्यंजन में आता है। ये जा, ये कब आता है, ये आधा जा और या, यानी जा के बाद आता है। और ये माँ कब आता है, माँ जा के बाद आता है। ठीक है, और ये जा के बाद ज्ञा आता है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, सी। ठीक है, अब सी के बाद हमें देखना है क्या आएगा,
सी के बाद क्या आएगा, स्पर्श व्यंजन में माँ आता है तो सबसे पहले, फिर इसके बाद कौन आएगा, डी आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा कौन आता है, इसके बाद वा आता है क्योंकि ये अंतस्थ व्यंजन है तो क्या आएगा, बी आएगा। फिर इसके बाद हमारा सा आता है, ये संयुक्त व्यंजन है तो क्या आएगा, ए आएगा। यानी ये आपका हिंदी वर्णमाला में इन शब्दों का क्रम हो जाएगा। सबसे पहले ज्ञान, उसके बाद मिश्रण, फिर उसके बाद आएगा बी वर्तमान, फिर उसके बाद आएगा ए यानी शिक्षक। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि शब्दकोश में वर्णों का स्थान कैसे होता है। अब देखिए गुरु, लाख बात की एक बात कि उच्चारण स्थान में आपको होती है गलती कि उच्चारण स्थान में आप लोग शब्दों को कैसे बोलेंगे। ठीक है, कि शब्दों का उच्चारण कैसे करेंगे, उच्चारण स्थान पे आपको शब्दों का उच्चारण कैसे करना है, इसकी बिल्कुल एक सरल सी ट्रिक है। 5 लाइनें याद करनी पड़ेंगी आपको, स्वर, व्यंजन, संयुक्त स्वर, अंतस्थ, ये सब याद हो जाएंगे कि इनका उच्चारण कहाँ से होता है और कहाँ से नहीं होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, उच्चारण स्थान, क्या लिखना है, यहाँ लिख लेंगे उच्चारण स्थान। ठीक है, अब लिखेंगे कि सबसे पहले सूत्र क्या है आपका, लिख लेंगे। सूत्र में लिखा है आपका एक सूत्र, पहले एक सूत्र बाय सूत्र समझा देते हैं। ठीक है, पहला सूत्र क्या है आपका, अकुआह, अकुआह विसर्जनी, अकुआह विसर्जनीया नाम, अकुआह विसर्जनीया नाम कंठः, अकुआ विसर्जिया नाम कंठ, या कंठा या कंठ। तो इसका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। आ से क्या आ जाएगा आपका, आ से क्या, अकुआ विसर्जिया नाम कंठा, अकुआ विसर्जिया नाम कंठा। इसको आप लोग को 3-4 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। आ से क्या है, छोटा आ और बड़ा आ, ये किससे बोला जाता है, कंठ से। और का मतलब क्या हो गया, का वर्ग, यानी जो पूरा का वर्ग है स्पर्श व्यंजन में वो भी किससे बोला जाता है, कंठ से। इसके बाद हा किससे बोला जाता है, कंठ से। इसके बाद आता है विसर्ग, यानी विसर्ग भी किससे बोला जाता है, कंठ से। ठीक है, तो ये किससे बोले जाते हैं आपके, अकुआ विसर्जिया नाम कंठा। ये जितने भी शब्द हैं ये किससे बोले जाते हैं, ये कंठ से उच्चारण होता है इनका। यानी छोटा और बड़ा है किससे, इसका उच्चारण कंठ से होता है। जो का वर्ग है आपका पूरा, का, खा, गा, घा और डा, किससे बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। और ये हा वर्ण है, ये भी किससे बोला जाता है, काकल्य व्यंजन है, ये भी कंठ से बोला जाता है। और आपका जो विसर्ग है ये भी किससे बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। ये पहला सूत्र हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे दूसरा सूत्र, क्या है, इचुआ सा नाम तालु। क्या है, इचुआ, इचुआ सनाम, सनाम, इचुआ सनाम, इचुआ सा नाम तालु लिख लेंगे या तालब्य लिख लेंगे। ठीक है, इचुआ सा नाम तालु। अब ई से क्या है, छोटी ई और बड़ी ई दोनों किससे बोले जाते हैं, तालु से। इससे तालु, इचुआ सा नाम तालु। इसके बाद आता है चा, यानी चा वर्ग किससे बोला जाता है, तालु से। और ये या किससे बोला जाता है, तालु से। और ये सा किससे बोला जाता है, तालु से। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, तालब्य सा कहते हैं। यानी ये दूसरा सूत्र है, इचुआ सा नाम तालु। इसके बाद आप यहाँ लिख लेंगे, कहाँ, यहाँ लिखेंगे कि छोटी ई, बड़ी ई और चा वर्ग और सा और या किससे बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। सूत्र क्या है, इचुआ सा नाम तालु। इसके बाद आपका तीसरा सूत्र है, इसमें क्या लिखेंगे, लेटुल सनाम दंता। क्या, लिरटुल सनाम दंता। ये क्या लिखा है आपका, लिर। इसके बाद लिर तुल, लिरतुल सनाम, लिरतुल सनाम कहाँ से, दंतहा, यानी दंत से बोला जाता है। लिर का मतलब है, ये लिर आपका एक वर्ण है, ये व्यंजन है ना जिसमें ये रा लगा होता है। ठीक है,
और ता का मतलब हो गया कि ता वर्ग, पूरा ता वर्ग किससे बोला जाता है? दंत से। उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। कहाँ है? दंत है। और ला का मतलब क्या हो गया? इस ला का मतलब हो गया कि ये ला भी किससे बोला, स्थान क्या है? दंत। और ये सा का स्थान क्या है? दंत। ये सा भी किस स्थान क्या है? उच्चारण स्थान दंत सा है। ला भी दंत से, तावड़ भी दंत से उच्चारण होता है। जैसे बोलेंगे ता, था, दा, धा, ना, ये अब आपकी जीभ लग के कहाँ जा रही है? दंत से लग रही है कि नहीं लग रही? तो इसे बोला जाता है दंत। लिर, लिर तुल सनाम दंता। इसके बाद आता है आपका चौथा सूत्र। इसमें लिखेंगे क्या? लिर टुर सनाम मूर्धा। क्या? रिर, यानी ये री है। रिर टुर सनाम, रिर टुर सनाम क्या करेंगे? मूर्धा। क्या? मूर्धा। रिर का मतलब है ये री भी आपका किससे बोला जाता है? इस उच्चारण स्थान कहाँ है? मूर्धा है। और टुर का मतलब क्या हो गया? टा वर्ग। टा वर्ग कहाँ उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। ये रा कहाँ से बोला जाता है? मूर्धा से। ये सा किससे बोला जाता है? मूर्धा से। तो ये आपको याद हो गए क्या? रिर टुर सनाम दंता, यानी री और टा वर्ग, रा और ये सा, इनका उच्चारण स्थान कहाँ है? मूर्धा है। आप बोल के देखेंगे टा, ठा, डा, ढा और अणा। आपकी जीभ कहाँ लग रही है? मूर्धा से लग रही है। इसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट सूत्र क्या है? उपपुद्ध्यानाम ओष्ठो। क्या? उ पु पु धा या मा नी या नाम। नाम ये किससे बोला जाता है? ओष्ठ। ओष्ठो यानी ओष्ठ, यानी ओंठ से। कहाँ से? ओष्ठ, ओष्ठो यानी ओंठ से बोला जाता है। अब ऊ का मतलब क्या हो गया? ऊ का मतलब है छोटा ऊ और बड़ा ऊ। पा का मतलब है पा वर्ग। क्या? पा वर्ग किससे बोला जाता है? उच्चारण स्थान कहाँ है? ओंठ। ठीक है। और उपपुद्ध्यानाम, और ये माँ आ रहा है आपका, हैं? ये किससे बोले जाते हैं सारे? ये बोले जाते हैं आपके ओष्ठ से। यानी छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा, फा, बा, भा और माँ, ये सब किससे उच्चारण स्थान क्या है इनका? ओंठ। क्या? ओठ, ओष्ठ। ठीक है। नेक्स्ट सूत्र लिखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है, ठीक है। अब पंचमाक्षर तो आप जानते ही हैं कि या किससे बोला जाता है? तालु और नासिक से बोला जाएगा। माँ किससे बोला जाएगा? ओष्ठ और नासिक से बोला जाएगा। ये पंचमाक्षर मैंने जो आपको बताए थे। ठीक है। इसके बाद आपका लिखना है एक और सूत्र है, इदोतो कंठ तालु। क्या? इदोतो क्या लिखना है? कंठ तालु। कंठ तालु। इदोतो का मतलब क्या हो गया? ए और आई। ए और आई ये किससे बोले जाते हैं? कंठ और किससे? कंठ और तालु से। किससे? कंठ और तालु से बोले जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट सूत्र लिखते जाएंगे, इदोतो कंठ तालु, यानी ए और आई बोला जाता है कंठ और तालु से। उदोतो कंठोष्ठ। क्या लिखेंगे? उदोतो, ओ दो तो हो, उदोतो हो कंठोष्ठ। कंठोष्ठ यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ओ और औ, ओ और औ, ओ और औ किससे बोले जाते हैं? कंठ और किससे? कंठ और किससे? और ओष्ठ से। किससे? यानी होंठ से। किससे? कंठ और ओष्ठ। ठीक है। अब यूपी टेट में एक क्वेश्चन आया था कि ये आपका जो
वा वर्ड है ये किससे बोला जाता है, तो इसे ध्यान रखना है किससे बोला जाता है, वकारस्य, वकारस्य दंतोष्ठ, क्या, बकारस्य दंतोष्ठ, बकारस्य दंतोष्ठ। वा का मतलब क्या हो गया, वा, और दंतोष्ठ आपको दिया है किससे, दंत और ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपने सब लोग पढ़ लिए हैं। तो आज हमारा क्या हो जाता है, ये व्यंजन आपके पूरे हो गए, उच्चारण स्थान से भी आपको बता दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये आपकी वर्णमाला दी है, इसमें आपको सब लिखा है। ठीक है, मैं आपसे ये कहना चाहता था, ये आपकी ये व्यंजन है, इसमें आपके ये जो पंचम वर्ण है ये उच्चारण स्थान पे, ये पंचम वर्ण ये नासिक के लिखा है, ये इसमें देखिए ये नासिक के लिखा है ऊपर, ये नासिक के लिखा है और यहाँ लिखा है क्या, कंठ, कंठ लिखा है, ये कंठ। ठीक है, ये कंठ लिखा है, तो ये आपका का वर्ण किससे बोला जाता है, कंठ से, यानी ये डा किससे भी बोला जाएगा, कंठ से, किससे, कंठ से, ये डा कंठ से बोला जाएगा। और ये पंचमा अक्षर है, ये पूरा किससे बोला जाएगा, नासिक से, तो ये आपका जोड़ के मिला के क्या हो जाएगा, यानी डा वर्ण का उच्चारण किससे होता है, कंठ और नासिक से। और ये आ वर्ण का किससे होता है, तालब, यानी तालु से बोला जाता है, तालु और नासिक। और ये अणा वर्ग क्या हो जाएगा आपका, मूर्धन और नासिक। ना वर्ग क्या हो जाएगा, दंत और नासिक। माँ वर्ग क्या हो जाएगा, माँ वर्ग, ओष्ठ और नासिक। ठीक है, बाद में आपका नासिक लगा ही है, और ना वर्ण बोला किससे जाता है, ना वर्ग बोला किससे जाता है, दांत की सहायता से। तो जैसे आपसे पूछ ले कि ना किससे बोला जाता है, तो आपको दिया जाता है कि नासिक है। ठीक है, क्या करेंगे, दंत और नासिका से बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपके उच्चारण स्थान पर थे। अब क्या करेंगे, आप लोग इन्हें सब याद कर लेंगे। कल ये आपके प्रश्न दिए हैं, जैसे वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि के समूह को या शब्दों के समूह को, तो कल हम ये प्रश्न करेंगे। जब तक आप पहला पार्ट और दूसरा पार्ट क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए दोस्तों, क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए कीजिए। क्या करेंगे, क्लास को आप लोग शेयर कर दिया करें। ठीक है, ये आपका ही परिवार है और आपको अपना परिवार क्या करना है, बढ़ाना है। ये आपका परिवार है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कर दें, इसको शेयर कर दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।